कैसे हो मेरे दोस्त? कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं तुम्हारी साइंस बुक का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या मतलब? केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती? अरे अच्छा बुरा क्या होता है साइंस में? जो समझ में आ जाए वो अच्छा, और जो ना समझ में आ जाए वो और भी अच्छा। मतलब उसको ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि जो लड़ानी पड़ेगी। देखो, मैं हूं तुम्हारा पक्का वाला दोस्त। सारे के सारे चैप्टर्स पहले से पढ़ के समझ के उनके अंदर गड्ढा खोद के कॉन्सेप्ट को निकाल के तुम्हारे को दे दूंगा, ताकि तुम उसको पढ़ के जब अपनी क्लास में जाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। है ना मस्त बात? तो फिर एक जबरदस्त सी जगह पकड़ लो जहां पे तुम्हें अगले आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं वादा करता हूं कि केमिस्ट्री का डर अगर था तो निकल जाएगा। कैसी रही? है ना एक्साइटिंग? चलो 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 जल्दी से बैठो। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठ गए तुम? ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई ये जो केमिस्ट्री की जर्नी है ना, इसका जो केमिकल लोचा है अभी ठीक किए देता हूं मैं तुम्हारा। ठीक है? देखो, केमिस्ट्री अगर तुम्हारी वीक है, अब तुम आ गए हो 10th ग्रेड में, अगर अब तक थोड़ी सी वीक है तो उसके कुछ नॉर्मल से छोटे मोटे कारण है। तुम्हें जरूर वो जो इक्वेशन होती है और जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है देख के डर लगता है ना? है लगता है ना? बोलो बोलो, लगता है ना? कोई बात नहीं, बहुतों को लगता है, तुम अकेले नहीं हो। मुझे भी लगता था छोटे में। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं, सोचो एक बार, ये सारे के सारे कंपाउंड बने किससे हैं? है ना? एलिमेंट से बने हैं। और जिस ग्रेड में तुम हो वहां तक पहले 20 एलिमेंट्स भी अगर सबको पता है ना? जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैंने 9th स्टैंडर्ड में याद किए थे, मुझे अब तक याद है। राज बताऊं कैसे किए थे याद? दोस्त हो तुम्हारा, सब कुछ बता दूंगा, तो मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा। तो सुनो, देखो, मैंने वो हा ही हु ये जो होते हैं ना शॉर्टकट्स, वो सब नहीं किया। मैंने ऐसे पढ़ा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एंड उसके बाद में धीरे धीरे हमेशा शुरू से स्टार्ट करता हाइड्रोजन से और आखिरी तक पढ़ता रहता। इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे पता चल गया कि भाई हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, वो 2 करना चाहता है, मतलब एक रिलीज करेगा या गेन करेगा। हीलियम में 2 है आखिरी में, मस्त बिल्कुल है। कोई उसको फिक्र नहीं है, कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इनर्ट गैस। ओके, उसके बाद लिथियम, ओ माय गॉड, टू मच ऑफ रिएक्टिविटी। 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी में। बेरियम के पास 2 है, बोरॉन के पास 3 है, कार्बन के पास 4 है, नाइट्रोजन के पास 5 है। सारी कहानी जो बदलती है ना, ये 4 के बाद से बदलती है। जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको शेल कवर करने के लिए, मतलब पूरी कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तुम एक बात सोचो, किसी बिजनेस में 8 लाख रुपए लगने हैं और तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तो कोई तो तुम्हें देने से रहा 7 लाख रुपए। मानते हो ना? इफ यू हैव 1, नोबडी विल गिव यू 7 टू कंप्लीट 8, राइट? बल्कि जिसके पास 1 है वो अपना 1 डोनेट कर देता है, क्योंकि पिछले वाली जो शेल है वो तो भरी हुई है ना। तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। ये जो एलिमेंट्स है, इनकी आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 1, 2, 3 हुए तो वो डोनेट करेगा। 4 की तो बात ही छोड़ दो। 4 वाला कार्बन है ना जो, और सिलिकॉन, ये दोनों बड़े मस्त मौला हैं। इनके 4 होने की वजह से ना ये इधर के ना उधर के बहुत कुछ करते हैं। इसके बारे में तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है कार्बन के ऊपर, तो तुम बाद में पढ़ना इसके बारे में। लेकिन अभी ध्यान से समझो कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी में, तो वो 1 डोनेट कर देंगे। 2 है तो 2 कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे। अब किसी के पास 7 है, 7, अरे बस 1 की जरूरत रह गई यार, तो वो 1 गेन कर लेगा। वैसे टाइम रहते बता दूं कि ये जो 7 वाले हैं ना, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। चलो जब आएगा टाइम तो उनको बताऊंगा। तो जिसके पास 7 है इलेक्ट्रॉन, उसको 1 चाहिए। जिसके पास 6 है, जैसे कि ऑक्सीजन अपना, उसको 2 चाहिए। और जिसके पास 5 है, जैसे कि नाइट्रोजन, उसको 3 चाहिए। तो यहां पे 2 तरह के लोग हो गए,
लोग बोल सकता हूं ना, अरे थोड़ी देर में तो कुछ भी इमेजिन करेंगे दोस्त। तो इमेजिन करो कि दो तरह के लोग हैं, एक जो डोनेट करना चाहते हैं या मैं बोलूं और कुछ कर ही नहीं सकते, अब 8 लाख में से 1 लाख रुपए है तो देना ही पड़ेगा, कोई 7 तो देगा नहीं। तो जो डोनेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चीज को बाहर भगाएंगे और खुद बन जाएंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जितने भी डोनर्स हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जैसे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं पॉजिटिव आयन। आयन का मतलब नहीं पता, अरे सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा वो जो एटम होता है वो तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो पॉजिटिव झलकने लग जाता है। समझ रहे हो ना, पॉजिटिव मतलब गुड हैबिट्स, नेगेटिव मतलब बैड हैबिट्स। अब अगर बैड हैबिट कम हुई तो लड़का तो गुड नजर आएगा ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये जब डोनेट करते हैं तो बन जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और हम ऐसे आयन को बोलते हैं कैटायन। कैट म्याऊ, हाँ वही वाली कैट, कैटायन। और जो इसको लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एकदम बेगर्स की तरह खड़े होते हैं, भैया दे दो, तो उनको बोलते हैं हम नेगेटिव आयन, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले अपना काम चलाने के लिए, तो हम उसे बोलेंगे O2 माइनस, राइट। जो चार्ज है वो उसके ऊपर लिखा जाता है। तो बस इतनी सी अगर इंफॉर्मेशन किसी को पता हो कि एक देगा मतलब डोनेट करेगा, और एक लेगा मतलब एक्सेप्ट करेगा। जो देने वाला वो कैटायन, और जो लेने वाला वो एनायन। देने वाले को कैटायन इसलिए बोला क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज था, और लेने वाले को एनायन इसलिए बोला क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था। अब इस पूरे चैप्टर में मैं तुम्हें डोनर और एक्सेप्टर, इन्हीं दोनों की कहानियों से पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो अब हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन से बिल्कुल मत डरना दोस्त। मैं रिएक्शन का ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि तुम भी बोलोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल था, मैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स करूंगा बड़े होके। ये भी हो सकता है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटी इतनी सारी दी हुई थी कि मैंने सोचा कि हर एक्टिविटी के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा है थोड़ा थोड़ा अपने दोस्त को बताऊं। तो पहली एक्टिविटी देखी, वहां लिखा था Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, और लिखा था कि वो उसके क्या कहते हैं रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को घिसना पड़ता है और जलाओ तो खूब व्हाइट लाइट से जलता है। तो इस रिएक्शन को अगर मैंने ध्यान से देखा तो Mg कौन था, ये था मेटल, और ये था डोनर। ठीक है, अब मुझे याद ही नहीं आ रही कि इसको कितने रुपए दान देने हैं, है ना। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को कॉइन्स। ओके, तो Mg कुछ डोनेट करना चाहता है और ऑक्सीजन कुछ लेना चाहती है, लेकिन मुझे ऑक्सीजन की वैलेंसी याद थी कि ये तो जरूर 2 रुपीज लेना चाहती है, और आखिरी में कंपाउंड बना था MgO। तो यार कंपाउंड देख के पता चल गया कि मैग्नीशियम ने जरूर 2 रुपीज दिए होंगे, तभी तो ऑक्सीजन ने 2 रुपीज ले लिए और कंपाउंड बन गया MgO। हाँ, वाह वाह वाह, क्या नाम है MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बहुत बढ़िया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो बड़ा ही आग बबूला वाला रिएक्शन था, मतलब इससे आग निकल रही थी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन शुरू के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में पहले ठीक से पढ़ लेते हैं। ओके, अगला था एक्टिविटी 2। ये थोड़ा पेनफुल था, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं तुम्हें बताता हूं। लेड नाइट्रेट लिखा था, लेड नाइट्रेट, इक्वेशन तक नहीं लिखी उन्होंने, मैंने तुम्हारे लिए इक्वेशन ढूंढ के निकाली। लेड नाइट्रेट था Pb, P फॉर पंजाब, B फॉर बैट, Pb लेड का सिंबल होता है यार, Pb, हाँ वही Pb, NO3 होल ट्वाइस। अरे मैंने कहा मैं अपने दोस्त को कैसे समझाऊंगा, तो बात समझ में आई कि जो NO3 होता है ना, वो होता है नाइट्रेट। हाँ नाइट्रेट। तो NO3 एक ऐसा नेगेटिव आयन है, मतलब क्या है ये, हाँ एनायन है, कि जिसकी वैलेंसी है 1। तो इस पूरे NO3 को 1 रुपया चाहिए या 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसे NO3 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फॉर्मूला लिखा था Pb NO3 होल ट्वाइस, मतलब ऐसे 2 NO3 आए तो ऑब्वियस सी बात है ना कि Pb ने 2 रुपए दिए होंगे, राइट।
आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस, अगर NO3 को 1 रुपी चाहिए और वहां पे लिखा हुआ है NO3 होल ट्वाइस, इसका मतलब 2 NO3 खड़े थे सामने। इमेजिन करो भाई, 2 NO3 तुम्हारे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि बाबूजी 1 रुपया दे दो। अब दोनों को मिला के अगर 1-1 रुपए देने तो तुम्हें तो 2 रुपए देने पड़ेंगे, और तुम कौन? PB, मतलब लेड। तो बन गया फॉर्मूला लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के को रिएक्ट करवाया था पोटेशियम आयोडाइड KI। हाँ, पोटेशियम को 1 रुपए देना था, आई को 1 रुपए लेना था, तो बड़े आराम से कंपाउंड बन गया KI। और इसके बाद जो हुआ वो तो बड़ा ही गजब था, बन गया लेड आयोडाइड। हाँ, अरे भाई लेड के पास तो नाइट्रेट था और पोटेशियम के पास आयोडाइड था, अभी आयोडाइड लेड तक कैसे पहुंच गया? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, यहां तो अदला बदली हो गई। हाँ, मैं आया था ब्लू साइकिल में और तुम आए थे ग्रीन साइकिल में, और जब मैं गया तो मेरे पास ग्रीन थी और तुम्हारे पास ब्लू। वाह भाई वाह, ये तो आपस में अदला बदली हो गई। इसी रिएक्शन को बाद में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोला है। लेकिन खास बात यह है कि यहां पे ये दो जो कंपाउंड थे ना, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसको मिलाने से बना लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड एक्वस नहीं था, हाँ सॉलिड था। तो दो पानी जैसी चीजों को मिलाया और बन गया कुछ कुछ सॉलिड, तो वो दिखने लग गया वहां पे पार्टिकल के जैसा, और उसको बोला PPT, प्रेसिपिटेट हो गया। मैंने कहा यार ये तो फिर चलो बाद में तो हमें डिटेल में समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ये समझ में आ गया कि जब कोई चीज प्रेसिपिटेट हो जाती है तो अलग से दिखने लग जाती है, बिल्कुल दानेदार छोटे 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 दाने दिखने लग जाते हैं। ओके, था तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरी कहानी जाननी बाकी है। बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है, तुम्हें बताऊंगा मैं। और एक्टिविटी 3 में दिया हुआ था Zn, मतलब जिंक, वही जो वो सिल्वर कलर की वो पाइप्स नहीं होती, हाँ, जो क्या कहते हैं घरों के पीछे से निकलती हैं सिल्वर कलर की लोहे की, वो जिंक गैल्वेनाइज्ड होती हैं, हाँ उस पर जिंक लगा होता है, वो जो सिल्वर सिल्वर जैसा दिखता है ना वो जिंक होता है। तो Zn जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 तो मुझे मालूम था, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ H2SO4, तो इससे बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4। यहां पे भी जिंक ने इसको हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि तू हट, मैं जाऊंगा सल्फेट के साथ। और Zn की वैलेंसी मुझे पता थी 2, तो ZnSO4 बना। इसका मतलब अगर ये 2 रुपीज देना चाहता है तो SO4 2 रुपीज लेना चाहता होगा। तो ऐसा मुझे लगा कि दोस्त थोड़ी बहुत वैलेंसी तो हमें पता होनी चाहिए, है ना, वो मैं तुम्हें अभी कराता हूं थोड़ी देर में, लेकिन कुछ अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि जब दिख रहा है कि SO4 2 रुपीज लेना चाहता है, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस है और ZnSO4 बना है, तो जरूर Zn नहीं वो 2 रुपए दिए होंगे। क्या कैसी रही है? थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो ऐसे समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे था Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां साफ नजर आ रहा था कि हाइड्रोजन को इस Zn के बच्चे ने धक्के मार के निकाल दिया है, बिल्कुल वो कर दिया, क्या कहते हैं, डिस्प्लेस। हट जा भाई, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तक कहानी शुरू भी नहीं हुई। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 बहुत मस्त थी। उसके बाद लिखा था इक्वेशंस, तो मैंने बोला अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन ही तो थी ये। इक्वेशन मतलब भाई दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, जैसे पहली एक्टिविटी में था Mg प्लस O2, अब मैं इसे लिख दूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे बड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो फिर हम उसको लिखते हैं सिंबल की फॉर्म में, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कुछ नया बना होगा, सब्सटेंस ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की होगी। भाई फिजिकल चेंज की तरह थोड़ी ना है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, अरे बड़ी छोटी क्लास में पढ़ा था ना। फिजिकल चेंज मतलब कोई नई चीज ना बने, जैसे कि आपने किसी पेज को फाड़ दिया है तो वो अभी भी पेज ही है ना, पानी को जमा दिया है तो वो अभी भी पानी ही है, ग्लास की बॉटल को तोड़ दिया है तो वो अभी भी ग्लास ही। लेकिन जब Mg और O2 को रिएक्ट करवाया तो बन गया MgO, प्रॉपर्टी चेंज, कैरेक्टरिस्टिक चेंज, आइडेंटिटी ही चेंज। तो जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, नेचर चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट जुड़ते हैं और राइट हैंड साइड में दिखाते हैं क्या प्रोडक्ट बना। तो बस लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, बीच में एरो और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट।
और उस एरो का इस्तेमाल भी बड़ा मस्त होता है। उस एरो के ऊपर आप लिख देते हैं कभी कभी टेम्परेचर क्या चाहिए, प्रेशर क्या चाहिए, कोई कैटलिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। कैटलिस्ट का मतलब नहीं पता? कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल सा मतलब है कैटलिस्ट का, बड़ा ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन है। यू नो, सब्सटेंस यूज्ड टू फास्टन द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। मैं भी बुकिश लैंग्वेज बोल रहा हूं, तो मैं तुम्हें एक सरल भाषा में बताता हूं। जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूर होते हैं, तो मजदूर वहां पे काम करते हैं और स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस को, जल्दी से बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन रहते नहीं है वहां पे। हाँ, तो वैसी कैटलिस्ट वो चीजें होती हैं जो रिएक्शन को फास्ट करती हैं, लेकिन रिएक्शन का पार्ट नहीं बनती। ठीक है ना, मस्त है ना, काम किया और चले अपने अपने घर। बायो कैटलिस्ट भी होता है जिसको एंजाइम्स बोलते हैं, जिसकी वजह से मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो ये खाना 15 साल से पहले डाइजेस्ट नहीं होगा। चलो छोड़ो, बायो में नहीं जाता। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि इक्वेशन जो दी हुई थी वो तो मैं समझ गया, 3 एक्टिविटी में 3 इक्वेशन तो वैसे समझ चुका था। आगे लिखा था कि इसको बैलेंस करना होता है। मैंने बोला बैलेंस करना होता है, मैं लिबरल हूं, हाँ बैलेंस तो मेरे को पता है कैसे करना होता है, लेकिन ये कुछ अलग चीज थी। इसमें लिखा था कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे हाँ यार, वही वाली बात कि 2 कप चाय बना रहे हो तो 15 कप चाय कैसे बन सकती है भाई। कहने का मतलब है मास कहीं से क्या नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना गायब होगा ना कहीं से आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स थे उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अपने दोस्त को समझाने के लिए मैंने थोड़ी बायनोकुलर निकाले और पैनी निगाहों से देखा, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स नजर आए जो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें बैलेंसिंग में बहुत मदद मिलेगी। बताऊं? चलो सुनो। देखो, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं यार, बड़ी बदबू आती है उससे। दूसरा ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, H2SO4। अब H2SO4 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम, H2, S एक सल्फर का, O4 O के 4 एटम। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। अब H2SO4 एक कंपाउंड है। अब कुछ भी हो जाए, आप बैलेंस करते वक्त इस H2SO4 को H3SO4 या कुछ भी और नहीं बदल सकते। ये कंपाउंड वैसा के वैसे रहेगा। ये एक पैक डिब्बा है। हाँ, तुम 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा ऐसे ले सकते हो। तो अगर कोई भी नंबर लगाना है तो H2SO4 के एक्सट्रीम लेफ्ट में, हाँ बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, उसके पहले एज अ प्रीफिक्स 2 लिख दो, तो आप लिख सकते हो 2H2SO4, 3H2SO4। आई बात समझ में? तो बैलेंस करते वक्त अगर कभी कोई नंबर लिखना भी है तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में, हाँ कंपाउंड का नाम जहां से शुरू हो रहा है वहां लेफ्ट साइड में एज अ प्रीफिक्स नंबर लिख सकते हो और कहीं नहीं लिख सकते। क्लियर? तो तुम बोल दो कि भाई 1 मॉलिक्यूल की जगह 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। मोल वाली बात बाद में बताऊंगा, अभी तुम सिंपल सोचो कि 1 मॉलिक्यूल पर 2 मॉलिक्यूल, मतलब H2SO4 लिखा है तो मतलब 1 मॉलिक्यूल, और ट्वाइस H2SO4 लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल, और थ्राइस लिखा है तो 3 मॉलिक्यूल। खत्म। और ऐसा क्यों करना पड़ता है मैं अभी बता देता हूं तुम्हें। वहां पे इक्वेशन लिखी थी Mg + O2 गिव्स MgO। अब यहां पे साफ नजर आ रहा है कि Mg का 1 है ना, 1 एटम, O2 का 1 मॉलिक्यूल, मतलब एटम तो 2 हैं लेकिन मॉलिक्यूल तो 1 है ना। हाँ, O2 का 1 मॉलिक्यूल और उससे बना MgO। अब मैंने कहा यार यहां MgO में तो अकेला O नजर आ रहा है और यहां तो O2 था, तो ये क्या हो गया? तो अब राइट साइड वाला जो MgO है उसको मेरे को ऑक्सीजन को 2 करना था। अब ये MgO2 तो नहीं लिख सकता था मैं, तो वहां लिखना पड़ा मुझे 2MgO। हाँ, 2MgO किया तो भाई O भी हो गया 2 और उधर भी O2 था। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर रोना पड़ गया क्योंकि Mg भी तो 2 हो गया। हाँ, 2MgO लिखते ही Mg भी तो 2 हो गया और यहां मेरा अकेला Mg था, तो फिर लेफ्ट वाली साइड पे मुझे 2 लगाना पड़ा। और फिर आखिरी में इक्वेशन बन गई 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। अरे वाह! तो मैं समझा कि हाँ, धीरे धीरे करके दोनों साइड में नंबर लेफ्ट साइड में प्रीफिक्स की तरह लिख के आप बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद अगली इक्वेशन दी हुई थी Zn + H2SO4 गिव्स ZnSO4 + H2। वाह भाई वाह! भाई जिंक ने हाइड्रोजन को तो हटा दिया, लेकिन जब मैंने सारे के सारे एटम्स गिने तो लेफ्ट साइड में भी जिंक 1 था, राइट में भी 1 था, हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 2 था, राइट में भी 2 था, सल्फर लेफ्ट में 1 था, राइट में भी 1 था, और ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 थी और राइट में भी 4 थी। मतलब इसको तो बैलेंस ही नहीं करना था भैया। इक्वेशन दी क्यों हुई थी वहां पे, मुझे समझ में नहीं आया।
लेकिन कोई बात नहीं, ये इक्वेशन इतना दिमाग लगाया मैंने और आखिरी पता चला कि तो पहले से ही बैलेंस है। कोई बात नहीं, अगली इक्वेशन देखी मैंने, Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ये हुई ना बात। अब यहां पे था कि आयरन Fe प्लस H2O पानी गिव्स Fe3O4 प्लस H2। हाँ, अब यहां पे देखा तो सबसे भयानक चीज जो नजर आई मुझे वो नजर आया कि राइट साइड में Fe3O4 है, O 4 है और लेफ्ट साइड में सिर्फ H2O में अकेला O। तो पहली चीज जो मुझे करनी पड़ी, H2O को आगे लिखना पड़ा 4H2O, और कोई रास्ता ही नहीं था। 4H2O, तब जाके वो O 4 बन गए। तो भाई चलो O का चक्कर तो खत्म हुआ। अब 4H2O करने की वजह से जो 4 into H2 हो गया ना, वो 8 H हो गए। हाँ, 8 एटम्स ऑफ H। अब राइट साइड में देखा मैंने तो सिर्फ H2 लिखा था, 2 ही थे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये हो गया 4H2 प्रोडक्ट की साइड में। अब देखा तो Fe3O4 जो प्रोडक्ट में था वो आयरन 3 थे और लेफ्ट साइड में अकेला Fe खड़ा था, तो लेफ्ट साइड वाले में 3Fe करना पड़ा मुझे। ऐसा करने के बाद जब मैंने देखा तो इक्वेशन बन गई 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। सब कुछ बैलेंस था। राइट साइड के ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन, राइट साइड में हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, राइट साइड में आयरन, लेफ्ट साइड में आयरन। मैंने बोला सही है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन को बैलेंसिंग वाली बात जब मैंने पूरी समझ ली, मैंने खूब सारी प्रैक्टिस की और आगे देखा कि अगली जो इक्वेशन है वो तो बैलेंसिंग के ऊपर नहीं है। उसमें लिखा था कि इक्वेशन बैलेंसिंग के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। हाँ, जैसे कि रिएक्टेंट की स्टेट क्या है, मतलब वो एक्वस है, एक्वस मतलब पानी में घुले हुए हैं, एक्वस है कि सॉलिड है ना, कि गैसियस है। तो मैंने बोला अच्छा, इसकी क्या जरूरत है। तो पता चला कि अगर कहीं पे H2O लिखा है तो आपको तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये पानी आपने ठंडा ठंडा डाला था कि आपने स्टीम डाली थी, क्योंकि पानी और स्टीम दोनों ही होते हैं H2O, जब तक वह लिखा नहीं होगा। अगर H2O स्टीम की फॉर्म में होगा, मतलब भाप की फॉर्म में होगा, तो वहां लिखा होगा गैस, स्मॉल g। अरे वाह, तब समझ में आया कि एलिमेंट, वो कह रहा हूं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के स्टेट लिखना भी कभी कभी जरूरत हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और जो एरो बताया था ना, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था एक इक्वेशन बताता हूं तुम्हें मैं, CO प्लस 2H2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ वही यार, वो वाली गैस जो वो कमरे में वो अंगीठी जला दो और वो अगर रात भर जली रही तो आप बेहोश होकर मर सकते हो। हाँ वही वाली CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO प्लस 2H2, इनको मिलाया तो बना CH3OH। CH3OH मिथेनॉल। अब यार ये CH3OH बना, लेकिन इसको बनाने के लिए 340 ATM का प्रेशर देना पड़ा। हाँ ऐसे नहीं बना। अब ये इंफॉर्मेशन 340 ATM की कहां लिखने को थी, तो उसको लिखने के लिए एक ही जगह है, वो जो एरो है ना उसको थोड़ा लंबा कर दो और उसके ऊपर लिख दो 340 ATM। तो बस यहां पे जाके मुझे पता चला कि ये जो इक्वेशंस वगैरह इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है, राइट में प्रोडक्ट होता है, बीच में एरो लगा होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए, उनकी स्टेट अगर जरूरी हो, जैसे कि एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सब लिखी होनी चाहिए छोटे से ब्रैकेट में, है ना, हाँ, सबस्क्रिप्ट करके नीचे की साइड वो लिखी होनी चाहिए। और एरो के ऊपर आप लिख सकते हो जो चीजें, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर। और अगला रिएक्शन तो बहुत ही मजेदार था, वहां लिखा था 6CO2 प्लस 12H2O। अरे मैंने कहा भाई साहब CO2 तो गैस है, मुझे पता है, H2O मतलब वाटर है, ये CO2 गैस और H2O से मिला के क्या बनने वाला है। तो आगे लिखा था सनलाइट। मैं तुरंत समझ गया ये तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही जो पत्ती में होता है ना, ग्रीन पिगमेंट, ये बनाता है C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। हाँ ये ग्लूकोज है। और प्लस 6O2, जिस O2 को हम सूंघते, मतलब जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं अपने ब्रेथ में, कितना सुंदर होते हैं प्लांट्स। 6O2 प्लस 6H2O, इसीलिए प्लांट्स के आसपास बड़ा मेरे को ठंडा ठंडा सा लगता है। तो ये रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन,
जिसमें से CO2 और H2O की मदद से प्लांट बना रहा था ग्लूकोज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एरो के ऊपर लिखा हुआ था सनलाइट और नीचे लिखा था क्लोरोफिल। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी जरूरी होती है। जब मैं आगे गया तो वहां था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मुझे ऐसा लगा जैसे रिएक्शन तो मुझे समझ में आ गया, अब सिर्फ इतना समझना बाकी है कि कितने टाइप के होते हैं। लेकिन एक दो नहीं थे, पूरे 5 थे। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटियां बांध लो और मैं तुम्हें झटपट बता देता हूं सारे के सारे रिएक्शन। देखो, पहला तो था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी दो चीजों को जोड़ के एक चीज बनाओगे, है ना, है ना। और वहां लिखा भी था कि 2 रिएक्टेंट मिलके जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर मैंने बोला कि यार ये बात तो मेरा दोस्त बहुत अच्छे से समझ ही जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं तो याद रखेगा मेरी दोस्ती को जिंदगी भर। तो फिर मैंने थोड़ा और खोजबीन की तो मुझे पता चला कि भाई जो कॉम्बाइन हो रहे हैं 2 चीजें, वो दोनों एलिमेंट भी हो सकती है ना, है ना, है ना। और वो दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं ना। और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है। देखा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी 3 टाइप थे कि जुड़ कौन रहा है। तो वहां आपकी बुक में दिया हुआ था एक्टिविटी 4 में CaO प्लस H2O गिव CaOH होल ट्वाइस। ऐसे बताना था तो फिर तो तुम खुद ही पढ़ लेते। अरे मेरा नाम भी स्पीकिंग चॉक्स है, तुम चिंता मत करो, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, ये मिलता है वो पान वाले की दुकान में। बाजार में कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है जिसमें हम पानी मिलाते हैं ना, तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। कोई चिंता की बात नहीं है, इन सब की वैलेंसी अभी मैं तुम्हें बता दूंगा थोड़ी देर में। तो CaO प्लस H2O गिव CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। अगर तुमने कभी देखा है इस क्विक लाइम, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, इसको अगर पानी में मिलाओ तो बड़ी हीट निकलती है। मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता था कि भाई ये हीट इतनी ज़्यादा कैसे निकलती है। चाहे वो पान वाले की दुकान में देख लो, चाहे वो जो वाइट वॉश करते हैं वहाँ देख लो, तो ये क्विक लाइम में पानी डालो तो हीट निकलती है। तो फिर मैंने इसकी खोजबीन बिल्कुल तह में जाके की, तब मुझे समझ में आया कि देखो, नेचर में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। घबराने की बात नहीं है, CO3 जो कार्बोनेट है इसकी वैलेंसी है -2, इसको चाहिए 2 रुपए, कैल्शियम को देने हैं 2 रुपए, तो बस CaCO3 याद रखना, CaCO3। और इसको साथ जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जो नेचर में मिलता है लाइमस्टोन CaCO3, इसको हीट करते हैं तो बन जाता है क्विक लाइम CaO प्लस CO2। देखा जाए तो ये टूट गया है, इसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे हैं। चलो बाद में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। CaCO3 को हीट दिया तो बन गया CaO प्लस CO2 निकल गई। और ये जो CaO है इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसी क्विक लाइम में हमने पानी मिला दिया तो बन गया CaOH होल ट्वाइस। OH होल ट्वाइस क्यों बोला? OH की वैलेंसी होती है -1, OH को चाहिए सिर्फ 1 रुपया और Ca को देने हैं 2, तो ऑब्वियसली होना ही था CaOH होल ट्वाइस, है ना काम की चीज। अगर वैलेंसी किसी को याद हो तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी फॉर्मेशन बहुत आराम से समझी जा सकती है। वैलेंसी का टेबल डाउनलोड कर लो गूगल से और देखो कि भाई OH की वैलेंसी -1 है और CO3 की -2, बड़े आराम से हो जाएगा सारा काम। तो कहां था मैं? हाँ, CaO में जब पानी मिलाया तो CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। अब ये CaOH होल ट्वाइस को बोलते हैं हम स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम लेके हमने दीवारों पे लगा दिया है, बिल्कुल पुताई कर डाली, बिल्कुल जगमगा दी दीवार है। और ये CaOH होल ट्वाइस को जब मिली CO2, फिर से हवा से CO2 मिल गई तो ये वापस बन गया CaCO3। हाँ, वहीं जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो मैंने कहा ये रिएक्शन तो मैं अपने दोस्त को जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसी में से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, CaCO3 को हमने हीट किया तो बन गया CaO प्लस CO2। इस CaO में हमने पानी मिलाया तो बन गया CaOH होल ट्वाइस, और ये CaOH होल ट्वाइस को फिर से CO2 मिल गई तो बन गया CaCO3। तो ये तो चक्कर ही घूम गया पूरा की पूरा, है कि नहीं? और नाम भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। जो मिला था हमें नेचर से CaCO3, उसका नाम है लाइमस्टोन। उसके बाद CaO बना था, वो है क्विक लाइम। और CaO में पानी मिलाने से CaOH होल ट्वाइस बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम था स्लेग्ड लाइम। और स्लेग्ड लाइम के बाद हमने फिर CO2 बनाया, फिर बन गया लाइमस्टोन। तो ये रिएक्शंस देखने के बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हें थोड़ी बहुत वैलेंसी बता दूं, लेकिन यार वैलेंसी ऐसे याद नहीं होगी। चलो बता देता हूं। कार्बोनेट अगर नजर आए CO3 तो 2 रुपए चाहिए उसको, मतलब -2। सल्फाइड SO3 2 रुपए चाहिए। सल्फेट SO4
₹2 चाहिए। सल्फाइड S2- मतलब ₹2 चाहिए। सबको ₹2 चाहिए क्या? ओके। नाइट्राइट NO2 ₹1 चाहिए, -1 है। नाइट्रेट NO3 1 चाहिए। अरे बाप रे, ये वाले बताता हूं मैं तुम्हें। OH- मतलब OH ग्रुप -1 चाहिए। Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सब हेलोजेंस है, सबको ₹1 चाहिए। कॉपर बड़ा इंटरेस्टिंग था। कॉपर कभी कभी ₹1 डोनेट करता है, Cu+ और Cu2+ भी था, मतलब ₹2 भी डोनेट कर सकता है। अगर ₹1 डोनेट करता है तो Q+ और 2 करता है तो क्यूप्रिक। रिक आता है जब ज्यादा होता है कुछ, ठीक है, याद रखना। Q+, क्यूप्रिक। और उसी की तरह आयरन भी था। आयरन Fe2+ भी था और आयरन Fe3+ भी था, मतलब 2 डोनेट कर सकता है और 3 भी कर सकता है। बोलो नाम बोलो। 2 डोनेट कर सकता है तो फेरस, 3 डोनेट कर सकता है तो फेरिक। बताया था ना, क्यूप्रिक जा फेरिक। तो वहां पे था 1 और 2, यहां पे था 2 और 3, लेकिन हायर वाले को 1 बोलते हैं आखिरी में, ठीक है। ऐसा करा तो फिर बस आखिरी के बचे कैल्शियम ₹2 देना है, मैग्नीशियम ₹2 देना है, जिंक ₹2 नहीं, हाँ ZNO, हाँ ₹2 देना है। तो कुल मिला के ये सारी वैलेंसीज तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन से हैं, मेटल्स एंड कंपाउंड्स। तो तुम एकदम से इन कैटायंस एनायंस को समझ लोगे और फिर किसी भी इक्वेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा C+O2 CO2 लिखा था। यहां से मैंने सोचा कि हाँ, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, C+O2 = CO2, और C एक एलिमेंट है, O2 भी एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट से बन रहा है कंपाउंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे लिखा था 2H2 + O2 2H2O। अरे वाह, ये तो पानी बन रहा था। 2H2 + O2 2H2O। अब यहां पे भी 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है। इसके बाद मैंने कुछ और देखे, CH4 + 2O2। CH4 से याद आया, ये तो मीथेन गैस है। हाँ, वही जो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो घर पे भी आती है पाइप्ड नेचुरल गैस। हाँ, ये नेचुरल गैस है CH4। तो CH4 में मिलाया इन्होंने 2O2। अरे मैंने कहा भैया आग लग जाएगी, तो वहां देखा लिखा हुआ था कंबशन रिएक्शन है ये। हाँ, अरे सिंपल सी बात है यार, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, मतलब ज्यादातर हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो जो भी होता है, तो CH4 जो है ना, ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। हाँ, मीथेन गैस है, इसको मिलाया इन्होंने ऑक्सीजन के साथ। अब तुम खुद सोचो, CH4 बना है कार्बन और हाइड्रोजन से, है ना, और उसमें दे रहे हो आप ऑक्सीजन। अब CH और O से क्या ही बन सकता है? नहीं, ये 3 इंग्रेडिएंट से तो आलू की सब्जी बनेगी ना। कहने का मतलब है बिल्कुल बेसिक सी चीज बनेगी ना, CH4O2। अब C से O मिला के CO2 और H और O से H2O, तो कुछ तो बनता नहीं है। तो कंबशन रिएक्शन जितने भी मैंने देखे, सब में एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O ही बन रहा था। और बिल्कुल याद हो गया मेरे को कि CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जोड़ा था। हाँ, इसके बाद एक और रिएक्शन था, C6H12O6। मैंने कहा अभी तो पढ़ा था। हाँ, वही ग्लूकोज प्लस O2। अरे मैंने कहा बाप रे बाप, अब इसे कौन जला रहा है, मतलब क्यों जला रहे हैं? तो C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O। वही हुआ जिसका डर था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में निकली एनर्जी। तब समझ में आया ये जो है ग्लूकोज, ये हमारी बॉडी के अंदर कंबस्ट हो रहा है। तो मुझे लगा हे भगवान कहीं आग ना लग जाए। नहीं, ये भी एक तरीके का कंबशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन है ये। हाँ, तो जो हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए तो सांस लेते हैं ना। हाँ, हमारी सांस के साथ जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उससे रिएक्ट होके ये CO2 और H2O बनाता है और साथ में देता है एनर्जी, जिससे हम फुदक फुदक के भाग भाग के खेलते हैं और अपना सारा काम कर लेते हैं, है ना। तो ये दोनों रिएक्शन देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि भैया मेरे को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो समझ में आ गए हैं। और अगला टॉपिक था डीकॉम्पोजिशन। नाक बंद कर ली मैंने, डीकम्पोज हो रहा था कोई चीज, ऐसा लगा जैसे कि लेकिन यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन तो हो नहीं रही है, यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन हो रही है, मतलब जरूर कोई ना कोई चीज टूटेगी, है ना।
तो टूटेगी तो फिर मैंने बोला ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कोई एक चीज टूट के 2-3 चीजों में बिखर जाएगी। तो अंदर जाके देखा तो पहला रिएक्शन था FeSO4 या फेरस सल्फेट। फेरस याद आया ना, फेरस, हाँ 2 रुपए देना चाहता है ये, और SO4 को 2 रुपए चाहिए, तो बस बन गया FeSO4। फेरस सल्फेट बना और .7H2O भी था, उसके साथ पानी था उसके क्रिस्टल्स में, हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको। तो FeSO4 उसको दिया हीट, एकदम गर्म कर दिया, तो बन गया Fe2O3। Fe2O3 लिखा था फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, हाँ फेरिक, अरे बाबा Fe2O3, O3 मतलब एक O को 2 रुपए चाहिए होते हैं, तो 3 O को चाहिए होंगे 6 रुपए, तो इस 6 रुपए को देने के लिए 2 ही Fe आए हैं, मतलब ये दोनों मिलकर उसको 3 रुपए देंगे। फेरिक, अरे वाह मेरे दोस्त, बैलेंस याद करना तो मजेदार था। फेरिक ऑक्साइड, ओके फेरिक ऑक्साइड, और साथ में बना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि फेरस सल्फेट टूट के फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया, और इसको तोड़ने के लिए हमें देनी पड़ी हीट, हाँ गर्मी। अरे सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है भाई, किसी ना किसी एनर्जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो टूटेगा कुछ। तो तुम्हें मैं बताऊं, जब बॉन्ड्स बनते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब बॉन्ड तोड़ना पड़ता है ना तो एनर्जी देनी पड़ती है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड टूट रहे थे। तो फिर मैंने कहा अब ठीक है, मैं समझना चाहता हूं अपने दोस्त के लिए कि कैसे कैसे हम तोड़ सकते हैं इन बॉन्ड्स को। तो पता चला कि भाई थर्मल से तोड़ सकते हैं, मतलब हीट देके तोड़ सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ सकते हैं, है ना, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, और सनलाइट से भी तोड़ सकते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस से भी तोड़ सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म की एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अगला रिएक्शन दिया हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट मैंने अपने दोस्त को पूरा बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट वही जो नेचर में मिलता है लाइमस्टोन, उसको हीट करो तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, वही क्विक लाइम प्लस CO2। ये रिएक्शन दिया हुआ था वहां पे डिकम्पोजिशन के अंडर, साफ नजर आ रहा था कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया है, बिल्कुल डिकम्पोज हुआ है। लेकिन इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने सोचा तो देखा कि भाई ये रिएक्शन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट से ये अपना क्विक लाइम बनाना, क्विक लाइम डलता है सीमेंट में। चलो इस रिएक्शन की देखो, जब रिएक्शन की इंपॉर्टेंस पता होती है ना आपको तो वो देर तक याद रहता है। उसके बाद थी एक्टिविटी 6, क्या एक्टिविटी 5 नहीं बताई? अरे 5 बता दी ना, वो आयरन सल्फेट वाली, हाँ वही थी एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 6 है 2PbNO3 होल ट्वाइस। अरे घबराओ मत यार, ये वही है लेड नाइट्रेट। हाँ लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट को चाहिए 1 रुपी और लेड को देने 2 रुपी, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, 2 आगे लेने के लिए। इसको दिया हीट, एकदम गरम गरम कर दिया, और ये बन गया लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2, हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे जोर क्यों दिया? अरे ब्राउन कलर की होती है वो यार, अलग ही नजर आती है गैस। हाँ तो यहां पे भी ये टूट रहा था, तो मैंने बोला अब मैं समझ चुका हूं कि डीकंपोजिशन हीट से हो सकता है, जरा एग्जांपल दो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ। फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी मुझे बहुत इलेक्ट्रीफाई करती है तो देखा वहां पे था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अरे बाप रे बाप, उन्होंने H2O को ही तोड़ दिया। H2O को एक जार में पानी में डाला और वो कैथोड और एनोड वहां पे उस में लगाए और बैटरी से कनेक्ट किया, तो बस कैथोड जहां पे होता है कुछ कुछ रिडक्शन जैसा, वहां पे निकल के आई हाइड्रोजन गैस। अरे रिएक्शन बहुत प्यारा है, H2O अलग अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई कैथोड पे, वो था ना पॉजिटिव था, उसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, वो उसको कैथोड में मिल गए, उसका काम बन गया। और ऑक्सीजन निकली एनोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, हाँ एनोड पे। और देखा ध्यान से तो टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन ज्यादा थी और ऑक्सीजन कम, बल्कि हाइड्रोजन दुगनी थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो बात भी बिल्कुल क्लियर थी, क्यों ना हो दुगनी भाई, H2O है हर एक एटम ऑक्सीजन के लिए 2 एटम हाइड्रोजन निकलेगा, बिल्कुल। तो वहां पे डबल हाइड्रोजन कलेक्ट हो गई थी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन भी दिया हुआ था पीछे, बट बड़ा ही सिंपल था। लेकिन मेरे को पता चल गया कि थर्मल के साथ साथ ये वाला एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकडाउन का है। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर एग्जाम में पूछा किसी ने तो हम देंगे ये वाला एग्जांपल।
उसके बाद आगे बढ़ा तो वहां तो भाई बड़ी ही चमकदार चीजें थी। सिल्वर क्लोराइड, एजी अरे एजी तो उसका है ना, सिल्वर का वो सिंबल है, AgCl। अब मुझे लगा कि क्या मुझे एजी की वैलेंसी आती है? बिल्कुल आती है। जब Cl के बारे में पता है कि उसको 1 रुपया चाहिए और फॉर्मूला AgCl है तो डेफिनेटली एजी नहीं दिया होगा वो 1 रुपया, है ना। तो सिल्वर की वैलेंसी हुई +1 और Cl की हुई -1 और बन गया AgCl। अब AgCl को जब सनलाइट में रखा तो वो Ag और Cl2 में अलग अलग टूट गया। सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग। बाप रे बाप, AgCl था व्हाइट कलर का और सिल्वर थी ग्रे, और ये सारा रिएक्शन हुआ सिर्फ सनलाइट की मदद से। इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट की मदद से। और ये सिल्वर वाले कुछ ज्यादा ही करते हैं। इसका एक और वो फॉर्मूला होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, यस, AgBr। उसको भी अगर सनलाइट में डाल दो तो Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। इस रिएक्शन की एक खास इंपॉर्टेंस है। ये रिएक्शन फोटोग्राफी में काम आता है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट पुराने जमाने की। हाँ, वहां पे वो फिल्म डेवलपमेंट के टाइम में जब लाइट पड़ती थी ना फिल्म पे, तो वहां पे ये जो AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाता है। तो बस आपने शटर दबाया, खचाक, और लाइट अंदर आई और वहां पे बन गई पूरी पिक्चर। है ना इंटरेस्टिंग। तो ये जो रिएक्शन थे ये थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यहां पे सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ टूट रहा था, और एक चीज टूट टूट के दो हिस्सों में हो रही थी। और तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही थी वो या हीट की फॉर्म में थी, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और या फिर सनलाइट की फॉर्म में। बड़ा ही मजा आया। लेकिन जब मैं आगे गया तो इमेजिनेशन का तो बस बाड़ी आ गई। अगला था डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा ये मैं अपने दोस्त को बड़े मस्त तरीके से बताऊंगा। देखो कहानी सुनो, तुम डिस्प्लेसमेंट की कहानी सुनोगे तुम्हें बड़ा मजा आएगा। देखो तुम जा रहे हो हैं, और तुम हो बड़े हट्टे कट्टे तगड़े, तगड़ा या तगड़ी जो भी हो तुम, हाँ बहुत ही हट्टे कट्टे हो, बड़े ही मजबूत किस्म के इंसान हो, और सामने से एक बिल्कुल कमजोर सा बच्चा जा रहा है मरीला सा, और वो जा रहा है साइकिल में, और तुम्हें आगे साइकिल पसंद। देखो एथिकली तो तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, बट ये तो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, इमेजिन करने में क्या जाता है। तो तुमने देखा कि ये बहुत ही अच्छी सी बढ़िया सी साइकिल लेके जा रहा है वो, और तुमने बोला कि ये मैं इस साइकिल को हथिया लेता हूँ, तो तुमने उसे उठाया, पीट के हटा दिया और साइकिल लेके चले गए। इसी टाइप का कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट में। एक ज्यादा रिएक्टिव चीज एक कम रिएक्टिव चीज को बाय बाय कर देती है। तो मैंने बोला अच्छा कौन किसको हटा रहा है देखे जरा। तो एक्टिविटी 9 में दिया हुआ था आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन मतलब Fe और कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। भाई SO4 को 2 रुपए चाहिए और कार्बन कॉपर को 2 रुपए देने थे, तो CuSO4 सिंपल, आयरन प्लस CuSO4। अब इससे बना आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। साफ साफ नजर आ रहा था ये आयरन के बच्चे ने ना कॉपर को धो के हटा दिया वहां से कि तू हट मैं जाऊंगा SO4 के साथ हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्त को कैसे पता चलेगा, अगर उसको एग्जाम में रिएक्शन उल्टा आ गया तो, मतलब वहां लिखा हुआ FeSO4 प्लस कॉपर, तो वो तो गलती से लिख देगा CuSO4 प्लस Fe। उसको कैसे पता चलेगा कि कौन किसको हटा सकता है और कौन किसको नहीं हटा सकता। तो फिर पता चला कि ये सब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। हाँ पूरी की पूरी सीरीज है यार, बड़ी लंबी सीरीज थी यार, क्या बताऊं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पूरी बताऊं कि पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इतनी लंबी थी, मैंने बोला मेरा दोस्त कैसे याद करेगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट बातें इस नोट कर ली ताकि तुम भी ना रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा मेमोराइज कर सको। करनी तो पड़ेगी दोस्त याद, लेकिन अभी तुम मेमोराइज करो। देखो हाइड्रोजन ना बड़ा ही कम रिएक्टिव है, सब इसको धक्का देते हैं, सब कहते हैं हटो 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 भैया हटो, आप आगे बढ़ो। हाइड्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है कॉपर, बहुत भोला लड़का है भाई कॉपर, ठीक है। हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। अब मैं बढ़ाऊंगा हाइड्रोजन को हटाने वाले, कॉपर को हटाने वाले कौन कौन से बदतमीज है। हाइड्रोजन के ऊपर है आपका जो पहला है जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो है आयरन। आयरन से बदमाश है जिंक, जिंक के ऊपर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो भाई अगर आयरन
और कॉपर का रिएक्शन था, तो कॉपर के बारे में तो तुम छोड़ ही दो, हाइड्रोजन से भी नीचे है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट डेफिनेटली विल फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। लेकिन अगर कॉपर और आयरन सल्फेट को मिला है तो कॉपर कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम उस तगड़े से आदमी जिसने साइकिल छीन ली है, उसके सामने वो प्यारा सा बच्चा अगर बैठा भी है तो क्या कर लेगा यार, वो देगा थोड़ी वापस उसको साइकिल, है ना? समझ रहे हो ना? तो ये सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हायर रिएक्टिविटी की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वगैरह 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 टर्म्स आप समझोगे। लेकिन इस चैप्टर में आपको यही समझना है कि हुआ क्या। आगे बढ़े। आगे था Zn प्लस CuSO4। तो तुरंत मैंने देखा कि Zn कॉपर को हटा सकता कि नहीं हटा सकता। फिर मैंने बोला यार कॉपर को तो कोई भी हटा देगा यार, कॉपर के नीचे सिर्फ सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे प्यारे प्यारे मेटल लिखे हुए थे और मरकरी। तो फिर मैं समझ गया कि Zn प्लस CuSO4 बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। और आगे था लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड भी कॉपर के ऊपर होता है भाई, तो ये भी कर देगा लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर अलग। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख के मुझे बड़ा मजा आया। नाउ द थिंग इज कि मैंने देखा कि यहां सारे के सारे मेटल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आयरन ने कॉपर को उड़ाया, जिंक ने कॉपर को उड़ाया, लेड ने कॉपर को उड़ाया। तो क्या ऐसा ही होता है हमेशा? तो पता चला थोड़ा सा गूगल शुगल करने के बाद कि इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मेटल ने हटा दिया सॉल्ट में से दूसरे मेटल को। एक होता है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा अच्छा, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मतलब फॉर एग्जांपल Na प्लस HCl। अब यहां पे सोडियम था प्लस HCl, एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक, उसमें से H को हटा दिया उसने, सोडियम ने, और खुद बना लिया NaCl। बट यहां देखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, और इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाद एक तीसरी टाइप की डिस्प्लेसमेंट भी होती है, हाँ, वो था Cl2 प्लस Ki। अब Cl2 तो क्लोरीन था और Ki था पोटेशियम आयोडाइड। मैंने बोला अच्छा, क्लोरीन भी हेलोजन ग्रुप में है और आयोडीन भी हेलोजन ग्रुप में है, मतलब इनको एक एक रुपया चाहिए। Cl2 प्लस Ki ने बनाया 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस I2। तो यहां पे एक हेलोजन ने एक हेलोजन को धक्के मार के हटा दिया। अरे हेलोजन तो हेलोजन का भाई होना चाहिए था यार, क्या हो रहा है आजकल, भाई भाई में झगड़ा है। हेलोजन ने हेलोजन को धक्के मार के हटाया, इसको बोलते हैं हेलोजन डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा पक्का वाला दोस्त हूं ना, तो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट मेरे दोस्त को पक्की तरीके से समझ में आना चाहिए। एक हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, और एक हो गया हेलोजन डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद वाला तो बहुत ही फनी था, वो था डबल डिस्प्लेसमेंट, है डबल धमाका। अब डबल धमाका का मेरा वर्जन सुनो। इमेजिन करो कि तुम जा रहे हो ग्रीन कलर की साइकिल में, पहले भी एग्जांपल दिया था मैंने ये, और मैं जा रहा हूं रेड में। तुम्हें रेड पसंद आ गई, मुझे ग्रीन पसंद आ गई, और हमने एक्सचेंज कर लिया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट में एक आदमी ने दूसरे की साइकिल छीनी थी, है ना, लेकिन यहां डबल डिस्प्लेसमेंट में आपस में साइकिलें एक्सचेंज कर ली, है ना। ये बड़ा ज्यादा अच्छा था। एक्टिविटी 10 में लिखा था Na2SO4, हाँ, सोडियम सल्फेट। देखो SO4 के बारे में तो पता ही है कि उसको 2 रुपए चाहिए, और सोडियम सिर्फ 1 ही रुपए दे सकता है, तो फिर तो 2 सोडियम आने ही पड़ेंगे। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब यहां मुझे साफ नजर आ गया कि Na2 की साइकिल है SO4, है यहां पे मैंने कटायन को आदमी और एनायन को, जो नेगेटिव वाले है, उसको साइकिल बोल दिया। तो Na2 है आदमी और SO4 है उसकी साइकिल, और Ba है एक और आदमी, एक बच्चा, और Cl2 है उसकी साइकिल। अब Na2 ने पकड़ ली Cl2 तो बन गया NaCl, और Ba ने पकड़ लिया SO4 तो बन गया BaSO4, है ना, इजी बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई Na2SO4 जो कि एक्वस था, वो BaCl2 एक्वस के साथ मिलके BaSO4 बना रहा था, वो PPT था क्योंकि वो इनसॉल्युबल था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है। एक तो अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसा कि एक्टिविटी 10 वाला। एक्टिविटी 10 के बाद एक और रिएक्शन मैंने देखा, पता नहीं बुक में था कि नहीं था, HCl प्लस NaOH। अरे HCl सिंपल सा एसिड और NaOH सिंपल सा बेस। एसिड और बेस मिलाओगे तो 100% बनेगा सॉल्ट। तो HCl और NaOH में Na ने H को हटाया और बोला NaCl, और साथ में बना वाटर। तो HCl और NaOH में जो था एसिड और बेस,
दोनों ने अपनी क्वालिटी, अपना पीएच सब कुछ खो दिया और न्यूट्रल होके बन गए एक सॉल्ट। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी कभी कोई किसी की साइकिल लेता है, देता है, एक्सचेंज करता है, तो या तो कुछ पीपीटी बनती है, मतलब पीपीटी वो वाली पीपीटी नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी बनता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन होती है, और या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि एसिड और बेस को मिलाने से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप का होता है। अगला रिएक्शन तो मैं बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। फिर वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे वही जो दीवारों पे लगाया था, हाँ, पुताई करते वक्त, स्लेक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस। इसमें डाला हमने CO2 गैस। जब गैस इससे पास कराई तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बनना ही था, बताया था ना मैंने तुम्हें। जब वो दीवार पे लगा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब वो एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्ट करता है तो वापस लाइमस्टोन बन जाता है, जो नेचर में मिलता है। हाँ, वही वाले रिएक्शन। तो CaOH होल ट्वाइस में जब CO2 मिला तो बना कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट था बिल्कुल PPT हो गया, मतलब फाइन फाइन पार्टिकल बन गए। तो जो ये CaOH स्लेक्ट लाइम का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी था ना, उसमें CO2 डालते ही वो मिल्की सा हो गया, प्रेसिपिटेशन की वजह से। हो तो रहा है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से ये रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। इस रिएक्शन को तो हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं CO2 का। हाँ, जब भी देखना हो कि गैस जो निकली है वो CO2 है कि नहीं, कुछ मत करो, CaOH होल ट्वाइस का एक्वा सॉल्यूशन ले लो और उसके ऊपर से वो गैस को गुजार दो, CaCO3 बन जाएगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि वो जो लाइम वाटर था वो टर्न हो जाएगा मिल्की। हाँ, मिल्की। ज्यादा देर तक मत करना, उसका वाइटनेस चली जाएगी रिएक्शन आगे बढ़ जाता है, कुछ और बन जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद यह हुआ था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अरे तुम्हें क्या बताऊं, इससे ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं देखा। पता है तुम्हें, ऑक्सीडेशन को चलो इमेजिन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब फेस्टिवल, हाँ, मजा, यस। और रिडक्शन मतलब सैडनेस, सजा तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हें तीन बातें, सिर्फ तीन बातें मालूम है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे पूरी कमांड आ जाएगी तुम्हारी। बताऊं? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, क्यों नहीं बताऊंगा। सुनो, देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर समझना है तो ऐसे समझो कि ऑक्सीजन तुम्हारा या तुम्हारी फ्रेंड है। आहा, कितनी स्माइल आ गई तुम्हारे चेहरे पे फ्रेंड का नाम सुन के। ऑक्सीजन तुम्हारी फ्रेंड है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एनिमी है। छेड़ते रहते, तुम्हें तंग करते रहते। ठीक है, तो अब खुद सोचो कि ऑक्सीजन तुम्हारा प्यारा या तुम्हारी प्यारी फ्रेंड अगर तुम्हारे पास आएगी तो कैसा लगेगा? फेस्टिविटीज, मजा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर ऑक्सीजन आई तुम्हारे पास तो हुआ फेस्टिविटीज, मजा, या जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर वो जो था हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वो आया तो टेंशन आ गई ना तुम्हें? बिल्कुल। तो अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कोई भी एक आया तो हम बोलेंगे उसे रिडक्शन। तो समझो इस बात को कि तुम्हारे पास अगर ऑक्सीजन आई तो तुम हुए ऑक्सीडाइज, अगर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन में से कोई आया तो तुम हुए रिड्यूस। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन तुम्हारे पास से चली गई, हाँ, जिस फ्रेंड के आने में इतना मजा आया था उसके जाने में थोड़ा तो गम होगा ना, तो ऑक्सीजन तुम्हारे पास से चली गई तो तुम हुए रिड्यूस, दुखी हो गए भाई। और अगर वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, जिसको तुम कभी नहीं चाहते थे कि वो तुम्हारे पास आए, वो तुम्हारे पास से चला गया तो तुम हो जाओगे हैप्पी और बोलोगे ऑक्सीडाइज हो गया मैं। समझ में आई बात? है ना, बड़ी सिंपल सी बात। तो बस इस चीज को फील करो, इमेजिन करो, और देखो कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन आई तो तुम्हें खुशी होती है, या तुम्हारे पास से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जाता है तो तुम्हें खुशी होती है। इन दोनों ही स्थिति को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन तुम्हारे पास से जाती है या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आता है, दोनों ही सूरतों में तुम परेशान हो जाते हो। इन दोनों ही स्थितियों को बोलते हैं रिडक्शन। तो फिर इस चीज को लेके मैं आगे बढ़ा तो पहला जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था इक्वेशन दी हुई थी 1.28 पे, वहां लिखा था 2Cu मतलब कॉपर प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स 2CuO। अरे वाह, कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है उसे हवा में जला डाला,
और बना दिया कॉपर ऑक्साइड। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ कॉपर था और ऑक्सीजन थी, और राइट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इसका मतलब कॉपर को मिल गया उसका फ्रेंड। तो साफ साफ मैं बोल सकता हूं कि कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? उसके पास तो कोई नहीं आया, हाइड्रोजन भी नहीं आया। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ऑक्सीजन को मिला है इलेक्ट्रॉन कॉपर से। हाँ, तो वो हुआ रिड्यूस्ड। अब तुम सोचते होगे कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन हुआ ऑक्सीडाइज, कौन हुआ रिड्यूस्ड? इसमें तो बहुत दिमाग लगता है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। कॉपर हूं मैं और ऑक्सीजन हो तुम। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मेरे साथ ऑक्सीजन आई है तो मैं ऑक्सीडाइज हुआ हूं। बोलो बोलो, साफ नजर आ रहा है, इक्वेशन में देख के नजर आ रहा है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO। कोई भी बता देगा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई है, तो मैं हुआ ऑक्सीडाइज। अब सोचो, सिर्फ इतनी सी बात पता है और कोई बात नहीं पता, बस इतनी बात पता है कि मैं हुआ ऑक्सीडाइज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ऑक्सीडाइज हुआ हूं तो तुमने मुझे ऑक्सीडाइज किया है ना? तुम O2 हो ना, तुमने मुझे ऑक्सीडाइज किया है। तो मैं ऑक्सीडाइज हुआ और तुम हुए मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन जो बेचारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है ना, वो खुद रिड्यूस जरूर हो जाता है। भाई, अगर आप किसी को कुछ दोगे अच्छा तो तुम्हारे पास से जाएगा, अगर किसी का बुरा लोगे तो तुम्हारे पास आएगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद हो जाता है रिड्यूस। तो तुम हो गए रिड्यूस और मेरी वजह से हुए, इसलिए मैं हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे रिएक्टेंट में Cu और O2 के बीच में सिर्फ इतना समझ में आया था कि कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन पूरा के पूरा भांडा फूट गया इसका। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन ने किया है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन खुद हुआ है रिड्यूस्ड, कॉपर ने किया है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट। पता? वेरी गुड। मतलब एक पता चल जाए तो सारा काम बन जाता है। अब दूसरी इक्वेशन ले लो। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई थी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट दिया, बन गया कॉपर और वाटर। अब देखो क्या हुआ, अच्छा खासा कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद अकेला रह गया कॉपर। मतलब इसकी ऑक्सीजन तो चली गई है ना, चली गई ना। अब ये चली गई तो ये तो दुखी हो गया, और अगर ये दुखी हो गया तो ये रिड्यूस हो गया। तो बस मैं सीधा बोलूंगा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। इसके बाद मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साथ में लिखा हुआ हाइड्रोजन, इसी ने किया होगा, इसी ने रिड्यूस किया होगा, और किया भी है, यही तो उसकी ऑक्सीजन लेके भागा है वाटर बनाने के लिए। इसी ने किया होगा, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद जरूर ऑक्सीडाइज हो गया होगा, है ना? श्योर है भाई, किसी की ऑक्सीजन लेके भागा है तो खुद के पास तो ऑक्सीजन आई गई ना। हाँ, तो ये खुद हुआ है ऑक्सीडाइज, और क्योंकि इसे ऑक्सीडाइज होने में मदद किसने की? कॉपर ऑक्साइड ने, तो वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई, अगर आपको पता चल जाए कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा वाला रिड्यूस हुआ होगा, है ना? और जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसके सामने वाला उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हुआ है उसके सामने वाला उसका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बात हो गई खत्म। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सारे एग्जांपल्स जो चुटकी बजाते हो गया। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल। अगला रिएक्शन दिया हुआ था ZnO प्लस C गिव्स Zn। साफ नजर आ गया, ZnO हो गया रिड्यूस। तो किया किसने? C ने। अगर C ने रिड्यूस किया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ होगा। हाँ, और उसे ऑक्सीडाइज किसने किया? ZnO से। मैंने कहा यार इतना सिंपल है ये कि मैं क्या बताऊं, लेकिन अभी ऑक्सीडाइज और रिडक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? बड़े होकर इनको रिडॉक्स बोलते हैं, दोनों साथ में जो होते हैं, है ना? तो पढ़ क्यों रहे हैं? तो पता चला कि रियल लाइफ में कोरोजन भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन ही है। हाँ, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके और वाटर के साथ मिलके Fe2O3 बना देता है, Fe2O3 बनाता है, राइट? और ये होता है रस्ट। इक्वेशन नहीं दी हुई तुम्हारी बुक में, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रस्ट बना देता है। इसकी वजह से बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, बहुत इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, क्योंकि आयरन का सारा सामान खराब हो जाता है कुछ समय के बाद। तो रस्ट से बचने के लिए इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हवा इसको टच ना कर पाए, पानी इसको टच ना कर पाए। तो इसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इसको जिंक के एक टैंक में डुबो देते हैं ताकि जिंक की चारों तरफ लेयर लग जाए और ऑक्सीजन और वाटर से इसका कनेक्शन कट्टम पिट्टी हो जाए, कट्टम पिट्टी। और इसको और भी कर सकते हैं, पेंट करके भी कर सकते हैं, राइट?
तो कोरोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक था रेंसिडिटी। हाँ, रेंसिडिटी, उसमें था वो जो चिप्स खाते हैं ना। देखो मैं पहले बता दूं तुम्हें, अगर तुम फास्ट फूड ज्यादा खाते हो तो आज से ही छोड़ दो, बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है भाई। दोस्ती दोस्ती अपनी जगह है और अच्छी बातें अच्छी जगह है, ठीक है। ओके, तो रेंसिडिटी के बारे में था कि फैट जब ऑक्सीजन के कनेक्ट पे आता है और ऑक्सीडाइज होता है तो बदबू आने लग जाती है। जैसे कोई चिप्स का पैकेट खुला रह जाए काफी देर तक तो स्मेली हो जाते हैं चिप्स। तो ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और इसी चीज को रोकने के लिए सारे के सारे बर्तनों को एयर टाइट होना चाहिए। और ये जो चिप्स वाले हैं ना, ये जो फूला फूला चिप्स दे देते हैं, इतू सा होता है उसमें अंदर चिप्स और इतनी हवा भरी होती है, वो हवा भी होती है नाइट्रोजन या आर्गन। हाँ, इनएक्टिव गैस है ना, ऑक्सीजन रखेंगे तो रैंसिड हो जाएगा। तो रैंसिडिटी मतलब स्पॉइलेज ऑफ फैट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह। खैर, कैसी लगी? केमिस्ट्री का डर थोड़ा कम हुआ है ना? मजा आया कि नहीं आया? सच बताओ। देखो, इसमें सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स की बैलेंस याद होनी चाहिए और बस आप अपना कॉम्बिनेशन बनाते रहो। आपको पता होना चाहिए कौन डोनेट करेगा। जो डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कैटायन, और जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी एनायन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डीकॉम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। लेकिन एक बार अगर तुम्हें ये एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस और कंपाउंड बनाना समझ में आ गया तो बस पूछो मत, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ और सीखना है तो 9th की केमिस्ट्री के पॉडकास्ट सुनो, बहुत मजा आएगा, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। मैं हर जगह हूं, तुम्हारा दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं। अगले चैप्टर में मिलता हूं तुम्हें। मेरा नाम वही स्पीकिंग चॉक्स।